नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ ओपीएस के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है और लगातार कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा या नेताओं के द्वारा अलग अलग बयान दिए जा रहे थे कर्मचारियों के बारे में। कभी चूड़ी टाइट करने का, तो कर्मचारियों से पूछते हैं क्योंकि उनके साथ भी भुंडी बनने वाली है। तो आज बातचीत करेंगे विजेंद्र धारीवाल से। जी स्वागत है आपका। नमस्कार मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपका जो हमेशा आप कर्मचारियों की उनकी सामाजिक सुरक्षा ओपीएस बहाली के लिए समय समय पर आवाज़ बनते रहे। जी, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की ओपीएस को लेकर, लेकिन नतीजे उस दिशा में नहीं आए। तो क्या कुछ, अब जैसे बार बार सरकार के बयान आ रहे हैं, तो क्या लगता है जो सरकार कह रही है कि कर्मचारियों को अब देख लेंगे, बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करने वाले हो? देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दो ही कड़ियाँ होती हैं मनदीप जी, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज जो प्रदेश के मुखिया हैं नायब सिंह सैनी जी, उनसे एक ही बात कहूँगा कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनको आपसे कुछ अपेक्षाएं थी, वो कुछ उम्मीदें आपसे उनको थी, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करें। और लोकतंत्र में ही दूसरा पहलू जो विपक्ष है, जिन्होंने आपके खिलाफ वोटिंग की, उनके अपने कुछ मुद्दे होंगे, उनकी कुछ भावनाएं अलग होंगी, उनकी कुछ अपेक्षाएं अलग होंगी। तो उनकी भावनाओं को समझने का काम करें, उनके मुद्दों को समझने का काम करें और उस वर्ग के मुद्दों को बहाल कर उनको भी अपने पक्ष में करने का काम करें। यही राजनीति का भी उसूल है, यही लोकतांत्रिक प्रणाली है और यही संविधान भी कहता है। लेकिन अगर आप जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि कर्मचारियों को देख लिया जाएगा, उनकी चूड़ियाँ टाइट कर दी जाएंगी, कर्मचारी हिस्सा किसका है? कर्मचारी सरकार का हिस्सा है। जो भी सरकार आती है, जो भी वो नीतियाँ बनाती है, उन नीतियों को हम जनता तक ले जाने का काम सरकारी कर्मचारी करता है। अगर कर्मचारियों के मुद्दे बहाल होंगे, कर्मचारियों के मुद्दों को समझा जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा, वही कर्मचारी निश्चित तौर पर खुश होकर सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। जनता भी खुश होगी और निश्चित तौर पर ये जो आज सिलसिला है वो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जो अपन देख रहे थे, जिस समय नतीजे आए तो 10 बजे तक बैलेट पेपर की तब गिनती चल रही थी, तो कांग्रेस 77 सीटों पे आगे चल रही थी, क्योंकि बैलेट पेपर लगा तो मतलब हमेशा कर्मचारियों ने वोटिंग की है। तो कर्मचारी तो सारे ही विपक्ष में खड़े थे। देखिए, कर्मचारी विपक्ष में नहीं खड़ा था। मैंने तो पहले ही आपके चैनल के माध्यम से, हमारे कई बार इंटरव्यू हुए हैं, आपने हमारी प्रोग्रामों को भी दिखाया है। कर्मचारी विपक्ष में नहीं, कर्मचारी अपने मुद्दे के साथ खड़ा था। आपने देखा होगा पिछली 5 साल कर्मचारियों ने पंचकुला में रैलियां की, वहाँ पर क्या हुआ? कर्मचारियों को सुनने की बजाय लाठी डंडे आंसू के गैस के गोले चले थे। उसके बाद जब कर्मचारी दिल्ली गया, रामलीला मैदान में, आप वहाँ भी आपकी टीम मौजूद थी, आपने देखा एयर न्यूज़ की टीम कि वहाँ पर 3 से 4 लाख कर्मचारी, वहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था। वो किसी की बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, वो कोई लालच देकर बुलाई गई भीड़ नहीं थी, वो अपने मुद्दे के लिए आई भीड़ थी। पंचकुला में चाहे फिर जींद रैली की बात आप कर लीजिए, वो लोग अपने मुद्दे के लिए आए थे, लेकिन उनको अनसुना किया गया। लेकिन जब चुनाव आए तो कर्मचारियों को एक उम्मीद जगी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल ने अपने मुख्य एजेंडे में ओपीएस को रखा। पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करने का वादा किया, हर मंच से उन्होंने ओपीएस बहाली की बात करी। तो निश्चित तौर पर कर्मचारी अपने मुद्दे के साथ खड़ा था और आज भी मुद्दे के साथ खड़ा है, और जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक भी अपने मुद्दे के साथ खड़ा रहे। डर नहीं लगता ऐसे जो बयानबाजी आ रही है, कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिले वाइज? देखिए, हमने कोई असंवैधानिक काम तो कहीं नहीं किया। हम तो संविधान के दायरे में रह के अपनी मांग मान रहे हैं। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया कि आप अपने मुद्दे को लेकर धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपने मुद्दों को लेकर वोट का अधिकार हमें दिया। हमने वोट का ही तो प्रयोग किया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई ऐसा असंवैधानिक काम नहीं किया जिससे हमें डर लगे। और जब हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, जब अपनी मांग के साथ हम बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर तब ना तो किसी डर की ज़रूरत होती और ना ही कोई ऐसी शक्ति जो आपके साथ कुछ गलत कर सके। जिस हिसाब से बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई चूड़ी टाइट करेंगे, तो बैग भी बिल्कुल तो पूरी तरह से तैयार कर लेने चाहिए आप लोगों को। देखिए, सामान पैक कर, आजकल सुनने में आ रहा है कि ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये रूटीन का काम है। अगर सरकार ना भी चाहे तब भी ट्रांसफ़र होना, हर कर्मचारी की ट्रांसफ़र जीवन में होती है। ऐसा नहीं है कि एक जगह उसको बैठा दिया जाता है। सरकार जहाँ चाहेगी वहाँ काम लेगी। हरियाणा में ही काम लेगी,
ये तो हमारे सैनिक भाई हैं, बॉर्डर पे भी तो लड़ते हैं, सालों साल वहाँ बैठे रहते हैं, घर भी साल में क्या होता है हफ्ते 10 दिन के लिए घर देखते हैं। तो हम भी हरियाणा में किसी भी जगह काम करेंगे, लेकिन जो मुद्दा था वो मुद्दा आज भी है, और मुद्दा जब तक बहाल नहीं होगा तब तक वो मुद्दा भी ही रहेगा। यानी लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, लड़ाई, मांग, मुद्दा, संघर्ष। आज सरकार ने 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया। अब वो युवा आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और जैसे ही युवा ज्वाइन करता है उस समय तो उसमें नई नौकरी मिलने का जोश होता है, लेकिन जैसे ही कुछ सालों के बाद उसको पता चलेगा कि आपको आज वर्तमान के लिए नौकरी तो मिल गई, आज आपका वर्तमान तो सुधर गया, लेकिन आपका भविष्य तो खराब है। लेकिन पहले लिखवा लिया गया है वो चीज़ें। देखिए, ये पहली बार मेरे को पता चला, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला, और साथियों ने भी फ़ोन करके बताया कि उनसे एफिडेविट लिया जा रहा है कि हम नई पेंशन योजना को अपनाएंगे। आज तो हर युवा दे देगा। अगर आपको भी आज नौकरी ऑफर मिल जाती है, आपको नहीं पता नियम क्या है, आपको नहीं पता कि सर्विस रूल क्या है, सर्विस रूल बाद में पता लगता है। आज तो आपसे जो भी एफिडेविट मांगा जाएगा आप दोगे, लेकिन ये गलत है और असंवैधानिक है। इसका हम पहले भी विरोध कर रहे थे कि इस तरह की गलत नीतियों को ज़बरदस्ती ना थोपा जाए। आप एफिडेविट तब ले सकते हो जब आपने दोनों नीतियां रखी हो, पुरानी पेंशन नीति और नई पेंशन नीति, दोनों को विकल्प चुनने का अगर अधिकार मेरे पास है तो मेरे से एफिडेविट लिया जा सकता है कि मैं नई पेंशन में जाना चाहूँगा या पुरानी पेंशन में। जब मेरे पास अधिकार ही नहीं है, जब मेरे पास विकल्प नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती एफिडेविट लेना ये तो असंवैधानिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं जैसे बता रहा था कि 2, 4, 5 साल बाद जब उनको पता चलेगा कि आपके साथ ये अन्याय हुआ कि आज आपका पैसा काटा जा रहा है, आम जनता के टैक्स का पैसा आपकी पेंशन के नाम पर शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उसका ना तो लाभ आपको है ना लाभ उसका सरकार को है, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध भी दर्ज करवाएगा। और इस तरह के एफिडेविट लेने से क्या मांगे रुका करती हैं, क्या मुद्दे रुका करते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नायब सिंह सैनी जी को एक ही बात कहूँगा, आपको मौका मिला है, जनता ने चुन के भेजा है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरिए। जैसे ओपीएस का मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर कमेटी बनी थी, उस कमेटी की एक बार मीटिंग होने के बाद दोबारा मीटिंग नहीं हुई। उस वार्ता के दौर को आगे बढ़ाने का काम करें, और जब वार्ता होगी और समाधान तो बातचीत से निकलेगा। बिल्कुल है। चाहे हम धरने करें, प्रदर्शन करें, लाठियां खाने के बावजूद भी तो हमने बातचीत का रास्ता अपनाया था। हमने, सरकार ने हमें ऑफर दिया कि ये बातचीत कीजिए, हम बातचीत करने के लिए गए। सरकार ने कहा हम कमेटी गठित करेंगे, कमेटी से बात कीजिए, हम कमेटी के साथ बात करने के लिए गए। कमेटी के साथ बैठेंगे, बातचीत होगी, इसका समाधान भी निकलेगा, और निश्चित तौर पर समाधान ऐसा निकलेगा जिससे कि कर्मचारी वर्ग भी खुश होगा और सरकार भी खुश होगा। खैर, ये बात तो आंदोलन को लेकर थी, आप कर्मचारियों का आंदोलन का नेतृत्व करते हैं ओपीएस का, लेकिन सभी जानना चाहते हैं कि विजेंद्र धारीवाल कौन है। देखिए, विजेंद्र धारीवाल तो एक साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन जब, वैसे तो मैं 2007 में ही सरकारी सेवा में आ गया था। पहले दिल्ली में मैंने टीचिंग की ही जॉब मैंने दिल्ली में ज्वाइन की, और 2012 तक मैं दिल्ली में रहा। फिर वहाँ से रिजाइन करके फिर मैंने 2017 में यहाँ पे ज्वाइन किया हरियाणा पर। और मुद्दा तो पहले से था, क्योंकि जब मैं दिल्ली नौकरी करता था तब भी हमारी यही चर्चाएं चलती थी कि भाई एनपीएस है, इसका किस तरह से समाधान किया जाए। फिर हमारे सामने कुछ उदाहरण आने शुरू हुए, हमारे कुछ साथी रिटायर होना शुरू हुए, उनके हमने देखा किसी की 500 पेंशन है, किसी की 1000 पेंशन है, किसी की 1500 पेंशन है, और दूसरी तरफ हरियाणा में 3100 रुपये बुढ़ापा पेंशन हो गई है। तो ये पीड़ा तो थी। फिर हमने अपने साथियों से बात की, तमाम कर्मचारियों से बात की, तो इस तरह हमने 2018 में ओपीएस आंदोलन की शुरुआत की। और ओपीएस आंदोलन को हम कैथल से ही हमने इसकी शुरुआत की थी। कैथल पॉइंट था, कैथल से ही हमने पेंशन बहाली संघर्ष समिति का गठन हुआ था, यहीं पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और उसके बाद जो पहला कार्यक्रम हमारा यमुनानगर में विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर जी हुआ करते थे, उनको ज्ञापन देकर हमने इसकी शुरुआत की। फिर दूसरा जो ज्ञापन हमने नारायणगढ़ में नायब सिंह सैनी जी को दिया था। अच्छा। उस समय राज्य मंत्री हुआ करते थे हरियाणा सरकार में। तब भी हमने इनके सामने ये बात रखी थी कि ओपीएस का ये मुद्दा है और इसको समाधान करवाने का काम करें, और आज मुख्यमंत्री अब तो उनके हाथ में आ गया।
फिर वहाँ से बढ़ते हुए हम ब्लॉक से जिला और जिला से धीरे धीरे पूरे राज्य के अंदर तमाम विभागों के कर्मचारी अधिकारी, इवन जो चाहे HCS अधिकारी है चाहे IAS अधिकारी है, हो सकता है वो खुले मन से आकर कोई बात ना कहें, लेकिन अगर एक एक HCS IAS अधिकारी फर्स्ट क्लास अधिकारियों के भी आप OPS बहाली को लेकर विचार लोगे तो सभी सहमत मिलेंगे कि OPS बहाल होनी चाहिए। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। मेरे को साथियों ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। फिर वहाँ से हमने इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बनाने का भी काम किया 2018 में ही, और 30 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में 2018 में हमने बड़ी रैली की थी। उस समय भी लाखों कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे थे। तब उत्तर प्रदेश से हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ के उत्तर प्रदेश के, और मेरे को मुख्य संगठन सचिव की जिम्मेवारी मिली। और मुख्य संगठन की जिम्मेवारी मिलने के बाद मैंने 24 राज्यों के अंदर मैं गया, वहाँ की टीम का गठन किया, और आज 24 राज्यों में हमारा संगठन है। कैथल का ही मैं रहने वाला हूँ। गांव मेरा छोत है, छोत गांव की मेरी पैदाइश है, और फिर आजकल मैं कैथल में निवास स्थान है। तो गांव में कितना रहे आप? पूरा बचपन ही मेरा गांव में रहा है। पूरा बचपन गांव में बीता है। गांव के स्कूल में हम पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में। उसके बाद फिर 1 साल में नवोदय विद्यालय तित्रम में भी, 6ठी क्लास मैंने नवोदय विद्यालय तित्रम से की। फिर 7वीं क्लास में फिर मैं वापस कैथल आ गया। फिर कैथल से मेरी स्कूली शिक्षा थी। फिर स्कूली शिक्षा के बाद मैंने 2004 और 6 में JBT की, और 7 में मैं दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। तो फिर दिल्ली की बजाय हरियाणा क्यों चुना फिर? देखिए, हर कोई चाहता है कि अपने घर में आके नौकरी करें, हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के बीच में हम रहें। तो दिल्ली की बजाय फिर हमने हरियाणा में, जब हमें मिला मौका कि यहाँ पे नौकरी मिली, तो हमने यहाँ पे चुना। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू? अब हाँ, उसके बाद से फिर यहीं कंटिन्यू। और साथियों ने जो जिम्मेवारी दे रखी है, कोशिश थी हमारी खरा उतरे, उम्मीद थी कि जल्द से जल्द OPS बहाल हो, और आज भी यही उम्मीद, हर कर्मचारी की ये उम्मीद है पेंशन बहाली संघर्ष समिति से, कि निश्चित तौर पर हमारी ये एकता, हमारा ये संघर्ष हरियाणा में OPS बहाल करवाएगी, और एक नया उदय हरियाणा में। तो OPS बहाली के लिए 2018 में आप कह रहे हो कि हमने गठन किया इसका, इससे पहले जरूरत नहीं पड़ी या फिर कैसे? नहीं, वैसे तो 2004 में केंद्र सरकार ने इसको बंद कर दिया था, OPS को। लेकिन नई नीति जब आती है तो हर कोई उम्मीद करता है, और ये हमारा इतिहास भी रहा है, आपने देखा होगा कि जब पहली नीति को बदलकर नई नीति लाई जाती है तो ये उम्मीद होती है कि पहली से बेहतर होगी, और ये उम्मीद सभी को थी। लेकिन एक सरकार ने इसके अंदर जो सबसे बड़ी चालाकी की, वो ये कर दी उस समय लागू करते हुए कि 2004 से पहले जितने सरकारी सेवा में साथी आए थे, उनके ऊपर पुरानी पेंशन लागू रहेगी, और जो 4 के बाद नियुक्त होंगे उनके ऊपर नई पेंशन योजना लागू होगी। फिर हरियाणा में 2006 में इसको अडॉप्ट कर लिया। अलग अलग प्रदेशों ने अलग अलग समय में इसको अडॉप्ट किया। केवल पश्चिमी बंगाल एक ऐसा प्रदेश था जिसमें आज तक भी OPS लागू है, उन्होंने कभी NPS को चुना ही नहीं। अच्छा। तो अब वही बात जो मैंने बताई, भी नई नई जिनको नौकरी मिलती है, 2006 के बाद भर्तियां होनी शुरू हुई, 2006, 7, 8, 9 में। उस समय तो कांग्रेस सरकार थी। उस समय कांग्रेस सरकार थी। जब वो भर्तियां होनी शुरू हुई तो हर किसी को भर्ती का चाव था, हर किसी को नई नौकरी मिलने का चाव था। ऐसा कोई हमारे सामने उदाहरण नहीं था कि हम ये कह सकें कि NPS में कुछ बुराई है, कुछ कमियां हैं। लेकिन जब इसकी कमियां कुछ सालों के बाद, 12-14 साल की सेवा के बाद, जिन साथियों की लेट नौकरी लगी थी, जैसे कि हरियाणा में ये 42 साल तक तो हम फार्म ही भर सकते हैं, 2 साल की प्रक्रिया लगवाएं तो 44 साल में अगर नौकरी मिलती है, 58 साल में रिटायर कर दो, 14 साल का रिटायर हो जाएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर OBC के भाइयों की बात करें तो उनको 45 साल तक वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC के हमारे भाई हैं वो 48 साल तक। तो उनकी तो और भी सेवा कम हो जाती है। जब वो साथी रिटायर होना शुरू हुए, या कुछ एक्स सर्विसमैन थे, दोबारा नौकरी मिली, उनकी सर्विस लेंथ कम होती है, तो तब हमने देखा कि ये तो पेंशन ही नामात्र बन रही है, 500, 700, 1000, 1200, 1500, ये बुढ़ापा पेंशन से कम है। और कई साथी तो ऐसे थे, एक फतेहाबाद के हमारे साथी थे, क्लर्क लगे, उनकी 1650 रुपये पेंशन लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बुढ़ापा पेंशन ही ले लूँ, ज़्यादा इससे, तो उन्होंने बुढ़ापा पेंशन का विकल्प ले लिया। 3 महीने की उनको बुढ़ापा पेंशन मिली। फिर किसी ने उनकी शिकायत कर दी कि ये तो पहले सरकारी नौकरी में था, उससे वो सारा पैसा रिम्बर्स करवा लिया गया, सारा वापस ले लिया। और यही नियम है कि जो एक बार आ गया उसको एक ही पेंशन मिलेगी, और वो NPS वाली ही मिलेगी।
फिर दूसरा ना उसको मेडिकल की सुविधा मिलेगी। आज सरकार कहती है कि हम 5 लाख तक का आयुष्मान में इलाज फ्री देंगे, लेकिन वो इलाज सरकारी सेवा में एनपीएस में जो रिटायर्ड कर्मचारी होगा उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना डीए का लाभ मिलेगा, तो वो जाएगा कहाँ? तो इन कमियों को कौन सी सरकार में पेंशन बंद हुई थी, ये एक बड़ा सवाल रहता है। कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने ही बंद की थी ये ओपीएस। देखिए, ये एक ना दोनों जो भी राजनीतिक दल हैं वो किसी भी नीति का ठिकरा, गलत नीति का ठिकरा दूसरे पे फोड़ने का काम करता है। ये कभी नहीं चाहता कि उसका समाधान हम कर दें। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय केंद्र सरकार में एनपीएस को अडॉप्ट किया था, वो नीति लेकर आई थी। उसके बाद जैसे ही हरियाणा में 2005 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2006 में हरियाणा ने अडॉप्ट कर लिया। जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइम में, 2005 में उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट किया था, 2006 में हरियाणा ने अडॉप्ट किया था, 2004 में ही राजस्थान ने अडॉप्ट कर लिया था, वसुंधरा राजे की सरकार हुआ करती थी। इस समय अलग अलग स्टेटों ने इसको, सभी ने अलग अलग स्टेटों में अलग अलग टाइम पर इसको अडॉप्ट किया है, लेकिन नीति केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी। बाकी प्रदेशों में वो अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारें रही हैं। कई क्षेत्रीय दल भी थे, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने अडॉप्ट किया था 2005 में। हरियाणा में कांग्रेस ने कर लिया था। लेकिन अब लड़ाई कोई ये नहीं है कि किसने लागू की, लड़ाई ये है कि अब इसको बहाल कौन करेगा। ओपीएस बहाल करके कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कौन करेगा, ओपीएस बहाल करके कर्मचारियों की सेवा का सम्मान कौन करेगा, तो उसकी तरफ जाना है। और जो भी ये कहता है कि इसने लागू की या उसने लागू की, ये कहने की बजाय वो ये कहे कि उन्होंने लागू करी, हमने बहाल कर दी, तब तो माने। अगर आप उसको सिर्फ दोष दोगे और इसका समाधान नहीं करोगे तो उस दोष का भी कोई फायदा नहीं होता। आप लोगों ने लगभग 77 सीटों पे बढ़त बनाई है विपक्ष की पार्टी की, तो अब सोचेंगे कुछ, मतलब सत्ता पक्ष के दिमाग में तो गई होगी भाई कर्मचारियों का दबदबा तो है। देखो, किसी भी सरकार के पक्ष और विपक्ष में माहौल बनाने का काम सरकारी कर्मचारी करता है, ये मैं नहीं कहता, ये तो इतिहास कहता है। सरकार की नीति को अगर कर्मचारी खुश होगा और उस नीति को जनता तक खुश होकर पहुंचाएगा तो सरकार के पक्ष में माहौल बनेगा। सरकारी खुद नाराज़ होगा कर्मचारी और उस नीति को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी उसकी नाराज़गी का, तो उसके खिलाफ माहौल बनेगा। तो मैं नायब सिंह सैनी जी को यही कहूँगा, अपने पक्ष में हमेशा माहौल देखना चाहते हो तो ओपीएस का ये समाधान आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर कई बार क्या हो जाता है, कई बार सरकारों के मुख्यमंत्रियों के सलाहकार ऐसे बैठ जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी फलाने कर्मचारी पे कार्रवाई कर दो, उसको सस्पेंड कर दो, उसको की बदली कर दो, इससे डर जाएगा। मुद्दे डराने से हल नहीं हुआ करते, मुद्दे कार्रवाई करने से हल नहीं हुआ करते। मुद्दे हल होते हैं उस मुद्दे के ऊपर बातचीत करके समाधान निकालने से। आप कार्रवाई कर लो, क्या होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसी लाल जी, वो कहते थे कि मास्टरा की मरोड़ और सड़का के मोड़ वो निकाल देते हैं। देखिए, ये दोनों ही चीज़ संभव नहीं हो सकती। सड़कों के मोड़ के बिना सड़क नहीं हो सकती। और भाई मास्टरों की तो मरोड़ ही क्या होगी बेचारों की, मास्टरों को तो बच्चों को पढ़ाना है और घर आ जाना है। तो ये तो उनकी एक गलत, तो उन्होंने फिर ट्रांसफर की थी काफ़ी दूर दूर मैंने तक। वही कहा था कि एक कोई ना कोई सलाहकार ऐसा बैठ जाता है जो गलत सलाह दिमाग में डाल देता है। आखिर में बाद में आपने देखा हो, उस दौर के बाद मुख्यमंत्री उनकी सरकार गई, शिक्षक आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वो इतिहास का बड़ा आंदोलन है। मास्टर हुकम सिंह जी थे और कई जो नाम थे जो उस दौरान के आंदोलन के थे, उनकी सरकार गई। उससे अगली बार फिर वही कहते हुए कि हम कर्मचारियों के मुद्दों का मैं समाधान करूंगा, वही बंसीलाल थे। तो इसीलिए कार्रवाई करने से आज हमारे पास ऐसा नहीं है कि भाई कार्रवाई कर देंगे और उसके बाद कुछ समाधान नहीं होगा। हमारे पास न्यायालय हैं, हमारे पास जो नियम के तहत ही कार्रवाई हो सकती है। ये तो है नहीं कि एक आज सुबह सुबह उठे, नेताजी का मन किया, जाओ भाई आज मनदीप को सस्पेंड कर देते हैं, ऐसे तो कोई सस्पेंड नहीं होगा। नियम के तहत हम काम करते हैं, सरकार जो नियम बनाती है उस नियम के तहत ही हम काम करते हैं। हाँ, उन नियमों से कई बार जनता परेशान हो जाती है और जनता परेशान होकर जाती है फिर नेता के पास, और नेता फिर फ़ोन करता है कर्मचारी के पास और फिर कहता है कि आप ये नियम छोड़ दो और इसका काम कर दो।
अब कर्मचारी वहां मर जाता है कि राजनीतिक दबाव में अगर वो नियम के विरुद्ध काम करता है तो वो खुद कर्मचारी फंसेगा, लेकिन वो नेता तब ये नहीं कहेगा कि मैंने राजनीतिक दबाव डाला था। उन नियमों को तोड़ने का काम तो नेता करते हैं। या तो वो नियम ही बदल दो, विधानसभा में आपको बैठा रखा है, कैबिनेट में आप बैठे हो, नियम ऐसा बनाओ कि जनता परेशान ना हो। और अगर आपके नियम से जनता परेशान है, इसमें कर्मचारी का दोष नहीं है। लेकिन आज हर व्यक्ति ये तो चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के सरकारी सेवा में आए, लेकिन जब एक सरकारी कर्मचारी पे कार्रवाई होती है तब ताली भी वही बजाता है। शायद इस नीति को सरकारों ने समझ लिया, नेताओं ने समझ लिया, इसलिए कोई भी जाता है दौरा करेगा, किसी ने कोई ना कोई कमी निकाल के सस्पेंशन कर देगा या उसकी ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन फिर जब जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसके व्यक्ति के घर में किसी को सरकारी नौकरी लगती है और उस पर कार्रवाई होती है, तब उसको एहसास होता है कि हमने गलत किया था। नियम सरकारें बनाती हैं, उस नियम पे काम करने का काम सरकार करता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो जनता को भी यही कहूँगा कि अगर आपको नियम आसान करवाने हैं तो सरकार से बात करो, कर्मचारी के ऊपर दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, कई बार मैं देखता हूँ कि कर्मचारियों को बड़े कोई भी मंत्री ये कह देता है कि वे आपने रिश्वत ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन आप सच्चाई देखोगे, आप कार्यालय में जाते हो, किसी भी सरकारी कार्यालय में, आपको एक फाइल दे दी आपने और उसमें कोई कमी है, कर्मचारी ने कह दिया कि ये तो कमी है, आप इसको पूरा करके लाइए। उस भाग दौड़ करने की बजाय आप क्या सोचते हो कि वहीं पे कुछ ना कुछ मैं इसकी सेवा पानी करूँ और ये काम करो, काम हो जाए। लेकिन ये नीति भी जनता को बदलनी पड़ेगी कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नियम पूरे करने पड़ेंगे, आपको सारे पेपर वर्क पूरा करना पड़ेगा, तो आप करवाइए काम। इसकी किसी की हिम्मत थोड़ी आपकी तरफ कोई वो कर ले। और अगर ऐसा कोई गलत करता है तो सजा का हकदार भी है। लेकिन अधिकार मांगने पर सजाएं देने की बात करना, अधिकार मांगने पर कार्रवाई करने की बात करना, अधिकार मांगने पर चूड़ी टाइट करने की बात करना, ये न्याय संगत नहीं है। और ना ऐसा करने से आंदोलन रुका ना रुकेगा। मनोबल है जो वो टूटा नहीं कर्मचारियों का। क्या लगा जब रिजल्ट आप लोगों ने देखा, ये तो बात नहीं बनेगी, अब तो ओपीएस बहाल नहीं होगी क्योंकि सरकार वही आ गई है। देखो, तो फिर फोन भी आए होंगे बहुत सारे, तो क्या उम्मीद टूटी? एक उम्मीद थी कर्मचारियों को कि शायद ओपीएस बहाल करने वाली सरकार बने, ओपीएस क्या पक्ष लेने वाली सरकार बने, पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने वाली सरकार बने। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारियों के ये फ़ोन नहीं आए कि हमारा मन टूट गया। कर्मचारियों के ये फ़ोन आए कि प्रधान जी और मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे, प्रधान जी और मजबूती से एकजुट होंगे, एकजुट होकर अपनी मांग को जो भी सरकार है उस सरकार से मनवाने का काम करेंगे। और ये किया भी है। ये पहली बार यहाँ थोड़ी हुआ है। पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी, उनसे हमने ओपीएस बहाली की मांग की, वहाँ पे भी हमने रैलियां, धरने, प्रदर्शन किए। जब उन्होंने इस मांग को पूरा नहीं किया तो उनके खिलाफ भी हमने वोट डालने का काम किया, क्योंकि हम अपने मुद्दे के लिए वोट डाल रहे हैं, किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, अपने मुद्दे के लिए वोट डाल रहे हैं। फिर हिमाचल में का आप उदाहरण आप ले लीजिए, केवल ओपीएस मुद्दे पे ही सारा कुछ है। फिर आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है झारखंड में, उनके खिलाफ हमने आंदोलन किया, उन्होंने ओपीएस बहाल कर दिया, हमने धन्यवाद भी किया। तो हमने एक नियम बना रखा है और ये हमारे कि जो ओपीएस बहाल करेगा निश्चित तौर पर हम उसका धन्यवाद भी करेंगे, आभार भी प्रकट करेंगे, सम्मान भी करेंगे। लेकिन जो ओपीएस बहाल नहीं करेगा तो विरोध दर्ज करवाना तो देखिए हमारा अधिकार है और उस अधिकार को नहीं छीना जा सकता किसी भी तरीके से। जब भी कोई खबर आती होगी कर्मचारियों को, कोई जिले वाइज लिस्ट तैयार हो रही है या फिर कोई भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कर्मचारियों को देखते हैं, इनका भी करेंगे कुछ, तो फ़ोन नहीं आते यार, दोस्तों के फ़ोन नहीं आते, भैया हो जाते यार अब तो देखिए, कर्मचारियों का फ़ोन आते हैं कई बार कि भाई इस तरह की बातें चल रही हैं, और वो इसलिए भी नहीं आते कि उनके मन में डर हो, वो इसलिए भी आते हैं कि आपके संघर्ष का टाइम आ गया है, आपको और मजबूत होने का समय आ गया है। और निश्चित तौर पर कर्मचारी अधिकारी मुद्दे के लिए मजबूत है, और मैं भी मन से भी मजबूत है, तन से भी मजबूत है, हर तरह से मजबूत है। हाँ, ये पक्का है और ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को, इस सरकार के नुमाइंदों को, इस सरकार के मुखिया को, कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी, हमारा मनोबल तो आप उसी दिन देख लेते कि जब पंचकुला आपने देखे था लाठीचार्ज हमारे ऊपर हुआ था। पहले पानी की बौछारें चली, फिर
आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर छोड़े गए और फिर लाठीचार्ज हुआ। उसके बावजूद भी जब हम वहाँ पर बने रहे, माथे पर लाठी लगी हुई थी, खून बह रहा था, पीठ पे लाठियाँ लगी हुई थी, शरीर पे लाठियाँ लगी थी, किसी के बाजू में फ्रैक्चर था, उसके बावजूद जब कर्मचारी वहाँ डटा था तो मनोबल तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये भविष्य की लड़ाई है, सुरक्षित भविष्य की लड़ाई। फिर दूसरा एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं कि ना तो मनोबल टूटा है और ना टूटेगा। जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी, पूरे मन से चाहे कितना भी अत्याचार, कितना भी शोषण सहना पड़े, हम निश्चित तौर पर इस लड़ाई को अंतिम जीत तक लड़ेंगे जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी। फिर आजकल आपने देखा होगा कि जब भी ओपीएस बहाली की बात करते हैं तो एक बात जरूर कह देते हैं कि इससे तो फाइनेंशियली बर्डन बहुत पड़ेगा। ये आपके मीडिया के साथी हैं, आप तो आपके सामने तो बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन उसके तथ्य और साक्ष्य किसी के पास नहीं है। क्या आपने कभी किसी मंत्री, मुख्यमंत्री को या किसी अधिकारी को आपने सवाल किया हो और उसने ये कहा कि भाई ओपीएस बहाली से तो देश और प्रदेश कंगाल हो जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी, व्हाट्सएप मैसेज किया। क्या उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई तथ्य या ऐसे कोई आंकड़े आपके सामने कभी पेश किए? कभी नहीं किए। उदाहरण आपके सामने है, 2006 में हरियाणा में एनपीएस लागू होगी और 2006 में हरियाणा में आप देखो कितना था कर्जा, कितना था प्रदेश के ऊपर? 15,000 करोड़ के आसपास। और आज कर्ज कितना है प्रदेश के ऊपर? ओपीएस बंद करने के बाद प्रदेश के ऊपर 4.25 लाख से ऊपर का कर्ज है। अगर ओपीएस से ही फाइनेंशियली बर्डन था तो ओपीएस तो बंद हो चुकी, फिर ये क्यों बढ़ रहा है? ये कर्ज बढ़ रहा है गलत नीतियों से, गलत आर्थिक नीतियों से। अगर सही आर्थिक नीतियां लाई जाए, गरीब के, अमीर के पास अगर पैसा जाएगा वो उसको बचत करने की तरफ सोचेगा, उसको ब्लैक मनी के तौर पर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर गरीब की जेब में पैसा जाएगा, मध्यम वर्गीय परिवार की जेब में पैसा जाएगा, वो उसको बाजार में खर्च करेगा। इससे बाजार में भी तेजी आएगी, इससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। तो निश्चित तौर पर इसीलिए ही इन पेंशन का प्रावधान या डायरेक्ट गरीब को बेनिफिट पहुंचाने की नीति लाई गई थी, और ये सब होना भी चाहिए जी। अगर आज आप देख लो, आज ये जितने भी हमारे साथी गरीब परिवार के साथी या जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के साथी सरकारी सेवा में आए हैं, अब ये अपने लिए नया मकान बनाने की कोशिश करेगा, उसके लिए भी बाजार से लोन लेगा बैंक से, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए बाइक लेने की बात करेगा, वो भी बाजार से लोन लेगा। तो ये तो एक चक्र है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और इसलिए मैं कहूँगा कि ये गलत भ्रांतियाँ फैलाने की बजाय, और सच्चाई ये है, ये भ्रांतियाँ फैलाई क्यों गई? ये फैलाई इसलिए गई क्योंकि चंद पूंजीपति साथियों को लाभ पहुँचाया जाना है, शेयर मार्केट को लाभ पहुँचाया जाना है। सरकार का पैसा कानूनी तौर पर डायरेक्ट रूप से शेयर बाजार में या बड़े पूंजीपतियों के व्यापार में लगवाना है। वैसे तो आप देखते हो कि भारत देश में शेयर बाजार की तरफ कितने लोग जाते हैं, जुआ है एक किस्म का। मैंने तो देखा, मेरे आसपास के कितने लोग हैं, कितने ट्रेडिंग करते हैं लोग, नहीं करते। लेकिन उस पैसे को डायरेक्ट रूप से लगाना था तो ये कर्मचारियों की पेंशन के तौर पर एनपीएस के नाम पर लगाया गया। हाँ, पहले एक बात कही जाती थी कि एनपीएस तो बहुत अच्छी नीति है, लेकिन उस चीज़ को तो आज सरकार मान चुकी है कि एनपीएस अच्छी नीति नहीं है। केंद्र सरकार खुद मान चुकी है, प्रधानमंत्री जी खुद मान चुके हैं, तभी तो यूपीएस लाई गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अगर ये ना मानते कि एनपीएस में कमियां नहीं हैं तो यूनिफाइड लाने की जरूरत क्या हुई? लेकिन हुआ क्या, यूनिफाइड पेंशन भी केवल नाम चेंज करके उसको कर्मचारियों को धोखे में रखने की कोशिश की गई कि हमने तो चेंज कर दी, हमने तो आपकी मांग पूरी कर दी। लेकिन उसमें कमियां कितनी हैं, उन कमियों को आज भी नहीं सुना जा रहा। प्रधानमंत्री जी मीटिंग तो करते हैं, लेकिन मीटिंग उन नेताओं, उन ट्रेड यूनियन के उन नेताओं के साथ करते हैं जो 10, 15, 20 साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। उन रिटायर्ड नेताओं से जो पहले से ओपीएस का लाभ ले रहे हैं, उन नेताओं से मीटिंग करके और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बेनिफिट बताए जा रहे हैं कर्मचारियों को। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, जैसे आप लोग हो तो आप लोग आंदोलन कर रहे हो तो हमारा संगठन है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके पदाधिकारियों से बात करो, आंकड़े हम देंगे, समाधान भी हम देंगे,
बस प्रधानमंत्री जी को तो उस समाधान को लागू करना है। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे संगठन से बात करते, आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन उनसे बात करते, तो निश्चित तौर पर इतना बेहतरीन समाधान इसका निकल सकता था और आज ये लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। आज सरकार कर्मचारियों का विरोध की बजाय कर्मचारी सारे पक्ष में खड़े होते, लेकिन किया क्या जा रहा है कि जो पहले से रिटायर्ड है, जो कमेटी बनाई गई, उसके जो कमेटी में जो अधिकारी थे, सोमनाथ जी आज कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो खुद ओपीएस का लाभ लेंगे, प्रधानमंत्री जी खुद ओपीएस का लाभ लेंगे, मुख्यमंत्री जी खुद ओपीएस का लाभ लेंगे, मंत्री जी वो ओपीएस का लाभ लेंगे, और जिन नेताओं से वार्ता की वो खुद ओपीएस का लाभ लेंगे। लेकिन ओपीएस तो अब बंद हो चुकी है ना, तो फिर ओपीएस का लाभ कैसे लेंगे? अब तो यूपीएस का लाभ लेंगे ना। सोमनाथ जी हैं, वो 2004 से पहले के अधिकारी हैं। ओके। नेताओं को वैसे ही पुरानी पेंशन का लाभ पहले से दिया जा रहा है। तो ये तो अब कुछ दिन पहले अखबार में भी लेख आया था कि नेताओं को बड़ी बड़ी पेंशनें मिल रही हैं और कर्मचारियों को क्या। ये तो वो है कि खुद के लिए तो खीर और बाकियों कर्मचारियों को दलिया खाने के लाभ बताए जा रहे हैं। ये तो वो बात आ गई और कुछ नहीं है इसके अलावा। जी, तो कोई अब मूवमेंट दोबारा से कब शुरू करने जा रहे हो? देखिए, अभी मूवमेंट हमारी हरियाणा प्रदेश में भी हम कोशिश करेंगे, मीटिंग करेंगे सभी साथियों से, जितनी भी हमारी ब्लॉक जिला की टीम है और राज्य कार्यकारिणी, एक बार हम बैठेंगे और बैठकर जो नया मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहले तो इन्हीं के सामने अपना प्रस्ताव लेकर जाएंगे कि आप ओपीएस बहाल करें। अगर नहीं करते तो उसके आगे की रणनीति जिस भी तरह का जवाब मिलेगा उसी के तहत हम आगे रणनीति बनाकर काम करने का काम करेंगे। दिल्ली में हमने 15 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तरीय एक अधिवेशन हमने दिल्ली में बुलाया है, जिसमें हमारे 24 राज्यों के जो पदाधिकारी हैं, चाहे जिला और ब्लॉक के पदाधिकारी, वो सारे एकत्रित होंगे। वो सारे वहाँ पर बैठकर एक मजबूत रणनीति बनाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर शायद अप्रैल या मई में हम दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार से ओपीएस बहाली को लेकर होगा। और हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप समाधान चाहते हो, आप कर्मचारियों का वास्तव में भला चाहते हो, आप कर्मचारियों के वास्तव में भविष्य की चिंता करते हो और उनकी सामाजिक सुरक्षा उनको देना चाहते हो, तो जो कमेटियां बनाई गई हैं उस कमेटी के अंदर जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन, उनको शामिल किया जाए। जो एनपीएस का कर्मचारी है उसको शामिल करें और एक बेहतर समाधान निकालें, ताकि जो ये कर्मचारियों का संघर्ष है इसको विराम लगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद विजेंद्र जी।